शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है, आपको बताता हूं कि आखिर बांग्लादेश में बंगाल को लेकर क्यों बवाल हो रहा है। लेकिन उससे पहले झालमुड़ी पर बांग्लादेशी धमकी सामने आई है। देखिए जरा, बांग्लादेश से धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में शुवेंदु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे। Action to action! आप देख रहे हैं, बंगाल में सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी आज शुक्रवार की नमाज के बाद वहां प्रदर्शन कर रहे थे शुवेंदु के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। दूसरी तरफ देखिए, शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, शुवेंदु का काफिला दिल्ली एयरपोर्ट से जिस वक्त निकला है, ये वो तस्वीरें। दूसरी तरफ शुवेंदु दिल्ली में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुवेंदु अधिकारी आज मिले। पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले शपथ के दौरान पीएम मोदी और शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के वक्त पहुंचे थे बंगाल में पीएम मोदी झालमुड़ी खा रहे थे और अब उस झालमुड़ी वाले को धमकी मिल रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, झालमुड़ी वाले को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जो भी है बना दो। धमकी पड़ोसी मुल्क से आ रही है। झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते, बस ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस झालमुड़ी वाले को धमकी दी जा रही है। देखिए जरा, ये झालमुड़ी वाला कह रहा है इसको बांग्लादेश से धमकी मिल रही है, वीडियो कॉल पर और फोन पर धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान से फोन आ रहा है, पाकिस्तान से फोन आ रहा है, धमकी दे रहा है बम से उड़ा देंगे। पाकिस्तान से फोन आ रहा है, धमकी दे रहा है बम से उड़ा देंगे। और वीडियो कॉल हम रिसीव किए थे तो उन लोग ग्रुप में बहुत तरह के हथियार दिखा रहा था कि आपको हम उड़ा देंगे। फिर एक फोन में आ रहा है अभी जिंदा हो या नहीं हो, ये बांग्लादेश से आ रहा है। फिर एक फोन में आ रहा है अभी जिंदा हो या नहीं हो, ये बांग्लादेश से आ रहा है। तो झालमुड़ी वाला इतना डरा हुआ है, वो सोच रहा है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने झालमुड़ी खाई और देखिए उसने दुकान बंद कर दी है। दो तस्वीरें देख रहे हैं, पहले दुकान खुली थी फिर शटर डाउन कर दिया है क्योंकि वो भी डरा और सहमा हुआ है। शुवेंदु के ताबड़तोड़ एक्शन से कट्टरपंथियों को ऐसी मिर्ची लगी, वो बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन और जुलूस पर उतर आए हैं और बंगाल के नए सीएम तक को आंख दिखाने लगे हैं। क्या कर पाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान? क्या कर पाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान? शुवेंदु सरकार और उनके फैसले पर जोर नहीं चला तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी उस झालमुड़ी वाले को निशाना बना रहे हैं और धमका रहे हैं जो पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाकर रातों रात स्टार बन गया। अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को धमकी मिली तो शुवेंदु की पुलिस एक्शन और कड़ी सुरक्षा में जुट गई और शुवेंदु के साथ अब अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों पर चलेगा करारा हंटर। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे। और आइए अब आपको बताऊं कि झालमुड़ी वाले को धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इसकी दुकान पर। मोदी के झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मारने की धमकी मिल रही है।
उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लगातार इन जगहों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम साहू देश भर में मशहूर हो गए। झालमुड़ी के बाद सबसे ज्यादा यह वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद चारों तरफ झालमुड़ी की सेल बढ़ गई। लेकिन अभी झालमुड़ी बेचने वाला और उनका परिवार धमकी के खौफ में है और पुलिस में शिकायत की है उन्होंने। विक्रम ने कहा कि पाकिस्तान से फोन आया और कहा कि मुझे बम से उड़ा देंगे। एक बार तो वीडियो कॉल भी आया जिसमें कुछ लोग हथियार दिखा रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, फोन काट दिया तो वो बार बार कॉल कर धमकी दे रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी झालमुड़ी की दुकान भी उड़ा देंगे। फिर बांग्लादेश से फोन आया और पूछा गया कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। अनजान नंबरों से बहुत से फोन आ रहे हैं, गाली गलौज और धमकाया जा रहा है। खौफ में विक्रम या तो झालमुड़ी दुकान बंद रखते हैं या खुद दुकान पर नहीं बैठते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बंगाल पुलिस ने जांच के आदेश दिए। विक्रम और उनकी झालमुड़ी दुकान को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। विक्रम साहू मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। आर्थिक तंगी के कारण वो 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कई सालों से झारग्राम में झालमुड़ी बेचकर घर परिवार चला रहे हैं। झालमुड़ी बेचकर वो रोज 1000 से 1200 रुपए कमा लेते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने उनकी दुकान पर आकर झालमुड़ी खाई। उनकी दुकान पर झालमुड़ी खाने वालों की कतार लग गई। उसके बाद विक्रम साहू रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन गए, लेकिन झालमुड़ी की शोहरत अब उनके लिए खौफ की वजह बन गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विक्रम साहू। पाकिस्तान से फोन आ रहा है, धमकी दे रहा है, बम से उड़ा देंगे। और वीडियो कॉल हम रिसीव किए थे तो उन लोग ग्रुप में बहुत तरह के हथियार दिखा रहा था, माने चौक लाल करके पूरा दिखा रहा था, आंख लाल करके कि आपको हम उड़ा देंगे। ऐसा आप क्या बोलेंगे? हम उनको कुछ भी नहीं बोले, फोन कट कर दिए। फिर एक फोन में आ रहा है अभी जिंदा हो या नहीं हो, ये बांग्लादेश से आ रहा है, बार बार हमें परेशान कर रहा है। ऑडियो कॉल में बहुत फोन आ रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं। आएगा तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे के पास जा रहा है, क्या कर पाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान। बेशक धमकी मिल रही हो, लेकिन झालमुड़ी वाले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। बंगाल में अभी भी क्रूड बम मिल रहे हैं। 31 क्रूड बम जब्त किए हैं। और अब देखिए जरा, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शुभेंदु के एक्शन का विरोध हो रहा है जिस दिन से सत्ता में आए। दूसरी तस्वीर आई आज शुक्रवार को नमाज बाद की यह तस्वीर है जब लोग सड़कों पर उतरे और शुभेंदु के लगातार बंगाल में जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अतिक्रमण हटाना हो या नए ऑर्डर शामिल हो, उसके खिलाफ विरोध हो रहा है बांग्लादेश। Action to action! अब देखिए जरा बांग्लादेश को परेशानी क्या हो रही। शुभेंदु अधिकारी अपने राज्य में अपनी सरकार बनने के बाद अपने फैसले लागू कर रहे हैं। बांग्लादेश में मौलाना को आखिर क्या परेशानी है? ये है वो मौलाना। बंगाल में सीएम शुभेंदु ने घुसपैठ और पशु वैध पर कड़ा फैसला लिया है, तो उसका असर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर नजर आ रहा है। जुमे की नमाज के बाद ढाका समेत कई जगह भारत विरोधी जुलूस निकले। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने भारत और बंगाल विरोधी नारे लगाए। आरोप लगाया कि बंगाल में मुस्लिमों के साथ ज्यादती की जा रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने सीएम शुभेंदु को धमकी दी और विवादित बयान भी दिया। 2 दिन पहले भी पशु वध के नियम के खिलाफ कट्टरपंथी सड़क पर उतरे थे। एक कट्टरपंथी मौलाना, इनका नाम है इनायतुल्लाह अब्बासी, शुभेंदु को धमकी दी। कहा अगर शुभेंदु सरकार में बंगाल में मुस्लिमों पर जुल्म नहीं रुका तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सीएम शुभेंदु को बॉर्डर पर दफन करने जैसे विवादित बयान दिए। ज्यादातर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे दल भारत विरोधी राजनीति करते हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में इस तरह के विरोध काफी बढ़ गए। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से बांग्लादेशी कट्टरपंथी भड़के हुए। आरोप लगते हैं कि जमाते इस्लामी जैसे संगठन
टीएमसी का समर्थन करते हैं। बॉर्डर सील होने और घुसपैठ के रूट बंद होने के डर से भी इनमें बेचैनी है। जानकार मानते हैं कि इसी बेचैनी में वो जहरीले बयान दे रहे हैं। तो क्या वो बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपने बयानों से वो लोगों को उकसा रहे हैं? सुनिए जरा मौलाना और कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं बांग्लादेश में। हम अगर मस्जिद के माइक पर अजान नहीं दे पाए तो उसके मंदिर से भी किसी माइक की आवाज नहीं आनी चाहिए। हम जिहाद करके जिंदा रहना चाहते हैं, ये सब बंद नहीं हुआ तो भारतीय दूतावास का घेराव करेंगे। बीजेपी के आने के बाद मुस्लिम लोगों के घरों और मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका विरोध करते हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और क्या यही वजह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी परेशान है, क्योंकि बॉर्डर सील हो रहे हैं और जो उनकी अब तक मनमर्जी चलती थी वो अब बंद होगी। इसके अलावा यह भी एक वजह है, कहा जाता है बहुत से पशु तस्करी होती थी। अब हाल ये है कि बंगाल में कोई गाय खरीदने को तैयार नहीं है। जो लोग गाय बेचने आते हैं, गाय बेचने आते हैं, गाय हत्या के लिए, कुर्बानी के लिए, वहां कोई गाय खरीद नहीं रहा। কাটার জন্য কিনবে তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে এটা কাটার জায়গা কিন্তু কিনলিছে কাটবে তাহলে তোমাদের মাথা যেখানে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো বেকার এই মাঠে আনো নেই মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে এটা আমাদের বছরে একটা উৎসব তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যেখানে তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে এনেছো এটা চলে যাও ও চলে যাও বেকার থাকো নি যাও চলে যাও বেকার তোমাদের মাথা তুমি ने চলে যাও বেকার এখানে আনো নি এটা কুরবানির হাট। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाय बेचने वालों की तो लाइन है, लेकिन जब से शुभेंदु ने बैन लगाया है कोई खरीदने को तैयार नहीं है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं जो सामने आई है, कुछ लोग पशु तस्करी कर रहे थे, गौ तस्करी। ये देख रहे हैं, इस बजड़े में से गाय निकली है जब इसे रोककर जांच की गई। और यह सख्ती बढ़ाई गई है क्योंकि बकरीद है। बकरीद से पहले प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनौती सामने आए। ये फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और अनुज इस फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। अनुज चौधरी फिरोजाबाद में पोस्टर ने फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। अब आपको बताऊं, हर राज्य ने बकरीद में अपने अपने दिशा निर्देश जारी किए, किनका पालन करना है, किन चीजों का। सबसे पहले देखिए जरा पश्चिम बंगाल में गौ हत्या कुर्बानी पर नया फरमान आया है। गाय, बैल और बछड़ों की कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट जारी हुए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बंगाल में पशु वध बैन है। सड़क किनारे सार्वजनिक जगह पर भी कुर्बानी बैन है। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माना है। उत्तर प्रदेश में गाय, बछड़ा, बैल की कुर्बानी गैर कानूनी है। राज्य में खुले में कुर्बानी पूरी तरह से बैन है। मस्जिद या निजी परिसरों के अंदर कुर्बानी होगी। चौराहे पर कुर्बानी देना सख्त मना है। नियम तोड़ने पर 10 साल जेल या 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और महाराष्ट्र में देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बैन है। सड़कों, फुटपाथों और मैदानों में कुर्बानी बैन है। कुर्बानी सिर्फ प्रशासन की तय जगह पर होगी। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। गैर कानूनी बूचड़खानों पर मकोका लगेगा और गौ तस्करी करने वालों पर भी मकोका लगेगा। मकोका भारत के सख्त कानूनों में से एक है। अंडरवर्ल्ड माफिया को खत्म करने के लिए 1999 में शुरू किया गया। मकोका में 15 की बजाय 30 दिन की रिमांड मिलती है और दोषी पाए जाने पर 5 साल जेल से फांसी तक संभव है। दिल्ली में देखिए,
बकरीद पर गौवंश गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पर भी बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों पर भी कुर्बानी बैन है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सिर्फ वैध स्थलों पर भी कुर्बानी की इजाजत है। सुनिए जरा, अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग नियम हैं। सुनिए सियासतदानों को। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहां से आई वहां तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। और कानून को मानते हुए अपना त्योहार को मनाना चाहिए। इसमें सबकी भलाई है, खुद मिलजुल करके खुशी से मनाए सब। भाजपा का पॉलिसी हम समझ नहीं पाते। ये मुस्लिम लोगों को जो कुर्बानी है उसके ऊपर ये स्टेट में कुछ एम्बार्गो दिया है, लेकिन वही सेम चीज एक्सपोर्ट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है? बंगाल में वो बारन कर रहा है और दिल्ली से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं, नफरत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? विवाद पैदा करना है। ये नियम कानून तो हर राज्य में बने हुए हैं। तो इस तरह विवाद पैदा करना, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ये जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ले जाना, यह इनका टूल किट है। हर ईद पे ये टूल किट आपको दिखेगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई गैर कानूनी बात नहीं कहा है जो सड़क पे नहीं कटेगा। और ये तो हर जगह होनी चाहिए, बिहार हो या हमारा बेगूसराय हो, सड़क पर जो वैध जगह है वही कटे। गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कौन है ये हुमायूं कबीर जो मुसलमान के सरपरस्त बन रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहे हैं? कुल मिला के 2 सीट जीतने की औकात नहीं हुई और पूरे मुसलमान कम्युनिटी का ठेका ले रहे थे। जो नियम कानून है वो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मानेंगे तो ठीक है, वरना जेल में उठा के बंद किया जाएगा। अब देखिए जरा, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ऐसा लग रहा है बहुत सी चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। उनका दावा है और आरोप रहा है कि टीएमसी के दौर में नियम, कायदे, कानून टीएमसी वालों के लिए नहीं थे। एक तस्वीर सामने आई कि अवैध टोल बूथ बना हुआ था जिस पर बुलडोजर चला। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई है हुगली से। ममता बनर्जी के करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता राज में एक डॉन रहा जिसका नाम था सोना पप्पू, उसके ठिकाने पर रेड हुई है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, डीसीपी शांतनु के घर पर रेड हुई है और बताया जाता है दोनों मिलकर बड़े काम कर रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। और दावा यह है कि जो कुछ शुभेंदु कर रहे हैं उसके बाद टीएमसी में खासी हलचल है और हलचल का आलम यह है कि टीएमसी के अंदर भी क्या फाड़ और फूट हो रही है। तस्वीर आई है, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगे हैं, उनकी संपत्तियों की लिस्ट निकाली जा रही है। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा इस पर। যে অবৈধ অংশ মার্ক করে দেবে উত্তর আমার থেকে নিয়ে যাবেন। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और शुभेंदु ने कई बार दावा किया, उनकी सरकार ने दावा किया कि लिस्ट निकलवाई जा रही है ममता बनर्जी के भतीजे की कितनी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, उसके बाद उसकी जांच होगी। अब क्या ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ की स्थिति है? कई नेता छोड़ भाग गए। देखिए जरा, बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। ममता के करीबी पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई तो पार्टी के कई बड़े सांसद और विधायक बागी हो गए। कई नेता, पार्षद और करीबी उनका साथ छोड़ने लगे। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 30 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है।
खबर है कि कोलकाता के मेयर हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, फिरहाद हकीम भी इस्तीफा दे सकते हैं। फिरहाद हकीम टीएमसी के बड़े अल्पसंख्यक नेता माने जाते हैं। ममता सरकार में शहरी विकास और नगर पालिका मंत्री रहे। फिरहाद आजादी के बाद से कोलकाता के पहले मुस्लिम मेयर हैं, लेकिन खबर है कि वो अब मेयर पद और टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। इससे पहले कई सांसद और विधायक भी बगावत का संकेत दे चुके हैं। शुभेंदु सरकार के फैसले के खिलाफ ममता ने जब धरना दिया तो इसमें टीएमसी के 80 में से महज 36 विधायक मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन से 44 विधायकों की गैर मौजूदगी से हड़कंप मचा। क्या ममता की पार्टी में कलह और बड़ी दरार पड़ गई है? क्या ममता और अभिषेक की नीति और फैसले से नाराजगी बढ़ी है? खबर है कि पिछले दिनों ममता बनर्जी के घर हुई बैठक में अभिषेक बनर्जी का विरोध हुआ। कुछ विधायकों ने अभिषेक बनर्जी पर फैसले थोपने का आरोप लगाया। फाल्टा सीट से जहांगीर के हटने के पीछे भी सवाल उठाए गए। ममता ने हाल में जब अपने घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई तो उसमें पार्टी के 6 सांसद 15 विधायक गैर मौजूद रहे। तो चर्चा होने लगी कई टीएमसी सांसद विधायक पाला बदल सकते हैं। तो ऐसा होता है जब पार्टी हारती है तो फिर भगदड़ मचती है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बुलडोजर किया जा रहा है कलकत्ता शहर में, जो हम लोग कभी नहीं देखे। 15 साल में ममता बनर्जी का सरकार चली है, लेकिन गरीबों के पेट में कभी भी लात नहीं हुई। हिसाब तो आपको देना होगा। आप भारतीय नागरिक है, आप कहीं पर जा सकते हैं। आपका नेता युवराज अभिषेक बनर्जी को अदालत ने बोला है देश से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग भी देश से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक बंगाल के लोगों को आप जो डिपार्टमेंट संभालते थे उसका 15 साल का पूरा हिसाब आपको देना है। इसमें अगर राजनीति करना है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है तो हत्या होने दीजिए। लोगों को बचाने के लिए हम लोग को ये स्टेप लेना है। हम लोग अभी जिंदा है। हम लोग पुष्पा नहीं, जहांगीर नहीं, हम लोग इलेक्टेड एमएलए। तृणमूल को झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं। पूरा पश्चिम बंगाल अभी एक नया सपना देख रहा है, आने वाला कल का सपना। अभी कोई पुष्पा नहीं, कोई दबंग नहीं। शेर की छाल पहनने से ही बकरी कभी शेर नहीं बनता। स्पष्ट रूप से यही वार्ता है कि बीजपुर, कचरापाड़ा, हालीशहर, नैहट्टी, भाटपाड़ा और गरुड़िया, इन सब जगहों पर बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर, इंक्लूडिंग भाटपाड़ा में तो चेयरमैन ने भी रिजाइन दे दिया। नैहट्टी में पार्थो भौमिक का भाई शेखर भौमिक ने रिजाइन। तो पश्चिम बंगाल में रोज कार्रवाई हो रही है, रोज वहां की खबर सुर्खियां बन रही हैं। अब एक और खबर यूपी की है जो हेडलाइन बनी। बड़ी खबर है, रडार पर यूपी के बाहुबली आ गए हैं। जरा बाहुबलियों का दबदबा आपने देखा है। कोर्ट की नजर गई है कि बाहुबली, ये जो जलवा उनका है हथियारों के साथ, कोर्ट पूछ रहा है ये हथियार कहां से आते हैं, कितने हथियार हैं इनके पास। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने पूछा है बाहुबलियों के पास कितने हथियार हैं, बताइए कितने लाइसेंस हैं, कितनी सुरक्षा है। कोर्ट पूछ रही है कि कहां से इतने असलहे आते हैं। न सिर्फ राजा भैया बल्कि एक और बाहुबली है बृजभूषण शरण सिंह। कोर्ट ने इनका भी ब्यौरा मांगा है। तेजवीर बराड़ पंजाब से है, इन्होंने ये घोड़ा गिफ्ट किया है आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वैसे मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। तो न सिर्फ बृजभूषण, एक और बाहुबली है। यूपी में बाहुबलियों की लंबी फेहरिस्त है। धनंजय सिंह सबके नाम है उसमें, सबके बारे में जानकारी मांगी गई है। ये आप लंबा चौड़ा काफिला देख रहे हैं, धनंजय सिंह का काफिला। जरा गाड़ियां देखिए। कोर्ट भी जानना चाहता है इतनी ताकत कहां से आती है। एक और तस्वीर देखिए, ब्रजेश सिंह, बाहुबली ब्रजेश सिंह के बारे में भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है।
अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें। परिवार का दबदबा तो है, इसीलिए 6 बार से सांसद हो रहे हैं। दबदबा तो है भाई। सत्ता का रसूख और ताकत का नशा और हथियारों का जखीरा, यूपी की सियासत और बाहुबल एक ऐसा सिक्का है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ जनता का वोट तो दूसरी तरफ हथियारों और ताकत का रसूख। जब बाहुबलियों का काफिला सड़क पर निकलता है तो सायरन की आवाज से ज्यादा गूंज इनके नाम की होती है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली शब्द सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि सत्ता, संपत्ति और बंदूकों का एक पूरा साम्राज्य है। चाहे कुंडा के राजा भैया हो या गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्वांचल के धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह, अपराध और सियासत का कॉकटेल इन बाहुबलियों की ताकत को इतना मजबूत कर देता है जिसे काटना साधारण सिस्टम के बूते की बात नहीं। हथियारों का शौक तो इन बाहुबलियों की रग रग में दौड़ता है। दशहरे पर राजा भैया के महल में जब शस्त्र पूजा होती है तो वहां करीब 200 से 700 हथियार सजे नजर आते हैं। हथियारों का जखीरा और सिस्टम को चुनौती देने वाली यूपी के कई बाहुबलियों के लिए अब वक्त बदल रहा है। कानून का डंडा इन बाहुबलियों के रसूख को चुनौती दे रहा है। कोर्ट ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। कोर्ट भी जानना चाह रहा है भाई इनको इतने हथियार कहां से मिल रहे हैं। इनके साथ जो 4 चेले चपाटे चलते हैं, ये सब हथियार कहां से आते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए इनमें कौन कौन शुमार है। इनमें राजा भैया शामिल हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह है, धनंजय सिंह है और ब्रजेश सिंह है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांगी है उनमें राजा भैया, ब्रजभूषण, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबली शामिल हैं। नाम और हैं। इन बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की जांच करने को कहा है। मतलब सरकार को बताना होगा कि किसके पास कितने हथियार हैं, इनको कितनी सुरक्षा मिली हुई है, इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर ने याचिका लगाई जिसमें शस्त्र लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो सरकार ने हलफनामा दायर किया जिसमें यह बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए। 6000 से ज्यादा ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए जिन पर केस चल रहे हैं। हलफनामा देखकर जज साहब हैरान रह गए क्योंकि कई बड़े बाहुबलियों के नाम गायब थे। इसके बाद जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने अफसरों को फटकार लगाई। 19 बड़े बाहुबलियों के साथ 50 से ज्यादा आपराधिक केस वाले लोगों की डिटेल मांगी है। हाईकोर्ट ने 26 मई को होने वाली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जोन, जिला या थानावार इन लोगों का पता, हथियार, सुरक्षा की जानकारी दें। जज बोले हथियार डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल हो तो वो सुरक्षा नहीं डर बढ़ाते हैं। जहां हथियारबंद लोग ताकत और धमकी के बल पर अपना दबदबा बनाते हैं वो समाज ना तो शांतिपूर्ण होता है और ना ही सुरक्षित होता है। सुनिए जरा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाहुबल के हमेशा खिलाफ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में एक माफिया। पर्व के पहले उपद्रव, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए जरा यूपी में किसका दबदबा कितना है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाहुबलियों की जो ताकत है वो ताकत सिर्फ असलहों से नहीं आती, अपने इलाके में भी ताकत से आती है। कौन किस इलाके में किसका दबदबा है देखिए जरा, ये यूपी का नक्शा है। राजा भैया प्रतापगढ़ में उनका दबदबा माना जाता है। ब्रजभूषण शरण का इलाका गोंडा है, धनंजय सिंह का इलाका जौनपुर है और वाराणसी देखिए ब्रजेश कुमार सिंह और अब्बास अंसारी गाजीपुर, सऊद अख्तर कानपुर और अगला नाम है मेरठ बदन सिंह बद्दो। ये वो नाम है जो नाम जिनका दबदबा इनके इलाकों में, और इनके इलाकों में दबदबा होने की वजह से आपको बताऊं कि इनकी ताकत ज्यादा है। ये सत्ता के करीब भी होते हैं, जो सरकार होती है वहां ये अपने इलाके में दबदबे की बदौलत, प्रभाव के जरिए ही अपनी पकड़ रखते हैं।
अब देखिए जरा इनके पास कितना असलहा है, इनकी ताकत क्या है, ये देखिए। सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का काफिला मैं आपको दिखा रहा हूं। जब इनकी गाड़ियों का काफिला चलता है तो दर्जन, 2 दर्जन नहीं, 100-200 गाड़ियां होती। आपने देखा ब्रजभूषण, अब देखिए जरा राजा भैया। राजा भैया घुड़सवारी के शौकीन हैं और इस तरह की बहुत सी तस्वीरें साझा करते हैं। एक और दिलचस्प बात है कि बाहुबलियों को घुड़सवारी और घोड़ों का शौकीन होते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर राजा भैया हो। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को घोड़े के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत शौक है, उड़न खटोले का। लेकिन ये देखिए जरा, तीनों बाहुबली एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखिए ब्रजभूषण भी है और ब्रजभूषण के साथ दूसरे बाहुबली भी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, धनंजय सिंह और ब्रजभूषण एक फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए आपको बताऊं कि किस बाहुबली के पास कितनी सुरक्षा है और कितनी असलहों की ताकत है। तो सबसे पहला नाम राजा भैया का। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके नाम पर 3 लाइसेंस हैं, 3। आरोप है उनके पास कई हथियार हैं जिनके लाइसेंस दूसरों के नाम पर हैं। राजा भैया को सरकार की ओर से Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, जिसमें उनके साथ 22 से 28 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। उनकी निजी सुरक्षा में भी वो 2 दर्जन गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। उन पर हत्या, डकैती, अपहरण समेत 45 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर में वो बरी हो चुके हैं। अब 2 से 3 मामले लंबित हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा से बीजेपी के सांसद रहे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं। इसमें राइफल, बंदूक और पिस्टल है। 2 हथियार पत्नी के नाम है। ब्रजभूषण पर अब तक करीब 35 से 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि ज्यादातर में वो बरी हो चुके हैं और 4 मामले लंबित हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद और इलाके के बड़े बाहुबली हैं। पूर्वांचल में उनके रसूख और अपराध का लंबा इतिहास रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास सिर्फ एक लाइसेंसी पिस्टल है। धनंजय पर हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत 43 से ज्यादा केस दर्ज हैं और मार्च 2024 में जौनपुर की कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए। ब्रजेश कुमार सिंह पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबलियों में एक हैं, जिनकी कभी धनंजय सिंह से दोस्ती और फिर अदावत चर्चा में रही। ब्रजेश उर्फ अरुण सिंह के हथियारों का कोई सटीक डेटा नहीं है। बाहुबली ब्रजेश सिंह का आपराधिक इतिहास करीब 4 दशक पुराना है। दावे के मुताबिक ब्रजेश सिंह पर 41 से लेकर 106 मुकदमे। हालांकि हलफनामे में उन्होंने खुद पर 11 सक्रिय मामले बताए थे। ब्रजेश सिंह जेल में रहते हुए ही यूपी में MLC चुनाव जीते थे और करीब 14 साल जेल में रहने के बाद वो जमानत पर रिहा हुए। अगला नाम है बद्दो का। बदन सिंह बद्दो यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था। कभी बद्दो के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल हथियारों का आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। बदन सिंह बद्दो पर करीब 35 से ज्यादा केस हैं। 2019 से फरार बद्दो पर STF ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। अब सुनिए जरा, ये बाहुबली ताकत भी इनके पास है और वो रुतबा और रसूख और ताकत सुनाई भी देता है। सुनिए। अभी धनंजय सिंह है, बेहूसा सिंह है, उत्तर प्रदेश में राजा भैया है और देश के अंदर भी बहुत लोग हैं। और इसीलिए कहना चाहता हूँ, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा था, दबदबा है और सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन
संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आइए, इनके हथियारों की बात हो गई, इनके कुंडली क्राइम की उसकी बात हो गई, लेकिन अब इनकी लग्जरी लाइफ की बात देखिए जरा। बाहुबली रहते कैसे? राजा भैया का घर है ये। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, शेर जो राजपुताने का, रघुराज प्रताप राजा भैया दिलदार है राजघराने का। शेर जो राजपुताने का, रघुराज प्रताप राजा भैया यूपी के कुंडा में रहता। शेर जो राजपुत। राजा भैया का घर देखा। अब देखिए जरा ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से लाइफ जीते हैं। ये उनका हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर रखते हैं। अभी अमेरिका से इन्फ्लुएंसर आया था, वो उनकी लेविश और लग्जरी लाइफ देखकर चकाचौंध हो गया। कोई खराब नहीं हुआ। अब देखिए जरा राजा भैया के बाहुबलियों के शौक भी जरा जुदा होते हैं, आम लोगों की तरह तो होते नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, तलवार भी निकाल ली है और बाइक की सवारी भी कर रहे हैं, घोड़ा भी चलाते हैं। आइए अब आपको बताऊं इनकी संपत्ति कितनी है, कितनी दौलत है बाहुबलियों के पास। देखिए राजा भैया की बात सबसे पहले। 2022 के हलफनामे के मुताबिक राजा भैया करोड़ों के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 23 करोड़ 69 लाख की संपत्ति बताई। राजा भैया के पास 9 करोड़ 17 लाख की चल संपत्ति, वहीं पत्नी भानवी सिंह के नाम पर 3 करोड़ 13 लाख की संपत्ति है। राजा भैया और भानवी सिंह दोनों ज्वेलरी के शौकीन हैं। राजा भैया के पास 3.5 किलो सोना और 26 किलो चांदी है। पुश्तैनी महल, कई एकड़ जमीन और महंगी लैंड क्रूजर गाड़ियां हैं। राजा भैया फिलहाल पत्नी से अलग रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह देखिए जरा, इनको घोड़े का भी शौक है और इधर हेलीकॉप्टर के भी शौकीन है। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो जमीन है, 2 करोड़ की रिहायशी संपत्ति और 25 लाख की कमर्शियल इमारत। लग्जरी कारों के शौकीन ब्रजभूषण के काफिले में महंगी गाड़ियां हैं। अगला नाम धनंजय सिंह का है, कार के बहुत शौकीन है। 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक धनंजय सिंह के पास 9 करोड़ की संपत्ति, 3 करोड़ 56 लाख की चल संपत्ति और 5 करोड़ 31 लाख की अचल संपत्ति। जेवरातों के शौकीन धनंजय सिंह के पास 67 लाख के गहने हैं। उनके नाम पर लखनऊ और जौनपुर में खेती और कमर्शियल जमीन है। उनकी कमाई का जरिया राइस मिल, पेट्रोल पंप और खेती है। दावा है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के पास 780 करोड़ की अचल संपत्ति। जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला बिजनेस फैमिली से हैं। उनके पास 6 करोड़ 71 लाख की चल संपत्ति और 1 करोड़ 74 लाख की ज्वेलरी है। ब्रजेश कुमार सिंह एक और बाहुबली। ब्रजेश कुमार सिंह की घोषित संपत्ति 17 करोड़ 53 लाख है और जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी है। अपने और परिवार की इनकम का जरिया खेती बताया है, साथ ही किराए, वेतन और निवेश से भी कमाई घोषित की है। एक और बड़े डॉन है ये, बदन सिंह बद्दो, फरार है। संपत्ति की आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के मुताबिक बद्दो की भारत से और लेकर ऑस्ट्रेलिया तक संपत्ति है। अरबों का साम्राज्य अवैध खड़ा किया और दूसरों के नाम पर है। मेरठ में 10 करोड़ की कोठी थी जिस पर बुलडोजर चल गया। लग्जरी गाड़ियां, महंगे फर्नीचर और कीमती सामान कुर्क किए गए हैं। अब सुनिए जरा, अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते रहे और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट
उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, बाहुबलियों ने गर्मी बढ़ा दी है और मौसम भी गर्मी का है जो जानलेवा है। 47 डिग्री से तपने लगा उत्तर भारत। मौसम की बात करेंगे, पहली तस्वीर देखिए जरा। गर्मी की हालत में, भीषण हालत में मजदूर झुलस रहे हैं और देखिए कैसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तापमान 47-48 पहुंच रहा है और इस चिलचिलाती गर्मी में खुद पर पानी डालकर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। इतनी गर्मी पड़ रही है कि संजय झील की तस्वीर आई है और कहा जा रहा है कि गर्मी की वजह से मछलियां मर गई। अगली तस्वीर देखिए जरा, इटावा से। इटावा में शेर के लिए एसी लगाया गया है। अब देखिए महाराष्ट्र लिए चलता हूं आपको, वहां की गर्मी का हाल देखिए जरा। पानी के लिए बंदरों बस रोकी और उसके बाद लंगूरी बंदरों को पानी पिलाया गया। बॉटल में देखूं क्या? बॉटल द्या, बॉटल भैया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। एक चमगादड़ गर्मी से बेहोश हो गया, उसके बाद देखिए उसे जरा पानी पिलाया गया, पानी दिया गया। अब आपको बताऊं कि दुनिया में 100 शहर जो सबसे ज्यादा गर्म है, उसमें से 97 भारत के 97, और उनमें भी जो टॉप 10 है, ऊपर के 10 कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जो 10 शहर हैं कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद 47 डिग्री तापमान है। अगला है उड़ीसा का बालंगिरी, तीसरा है बिहार का बक्सर, चौथा है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, पांचवा है जौनपुर, छठा है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, सातवां, मूव कीजिए इसे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बाद अगला शहर, ये वो शहर हैं जिनका तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है और गर्मी कब तक पड़ेगी इस कदर। देखिए जरा, भीषण गर्मी से उत्तर भारत समेत देश के तमाम शहरों में लोगों का हाल बेहाल है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गर्म राज्यों में शामिल है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 भारत के हैं और 3 नेपाल के हैं। उत्तर प्रदेश के 36 शहर दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से गर्म हवाएं, सूखी हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में लू का असर ज्यादा दिखा। मौसम विभाग ने कई दिनों तक लगातार भीषण गर्मी की संभावना जताई है। ऐसे में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्तर भारत में कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी सक्रिय नहीं है, यानी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। आमतौर पर होता क्या है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो आंधी होती है, बारिश आ जाती है, ठंडी हवाएं लेकर आती है, तो गर्मी से राहत मिलती है। इसके कमजोर होने से गर्म हवा लगातार बनी हुई है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। इस समय कंटिन्यूज नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें, हमारा ईस्ट यूपी के लिए, ईस्ट यूपी के कुछ हिस्से स्पेसिफिकली साउथ यूपी और ईस्ट एमपी के नॉर्थर्न पार्ट और विदर्भा के कुछ हिस्सों के लिए और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया इस समय हीट वेव कंडीशंस की ग्रिप में है और ऑलमोस्ट ये सिनेरियो आने वाले 5 से 7 दिन बना रहेगा।
और गर्मी का आलम यह है कि लगभग सभी राज्यों में, सभी शहरों में अलग अलग शासन प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि किसे निकलना है, कब निकलना है, स्कूल कॉलेज के लिए क्या आदेश है। देखिए, सबसे पहले यूपी की बात। यूपी के 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में रात का तापमान सबसे ज्यादा बढ़ने की आशंका है। गर्मी की वजह से लखनऊ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित की गई, जबकि सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल पहले से ही बंद हैं। बिहार में अधिकतम तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। पटना, गया में 26 मई तक 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए। बिहार के कई जिलों में बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आई। सम्राट सरकार ने स्कूलों को सुबह 11 बजे के बाद न खोलने का आदेश दिया है। पंजाब देखिए, पंजाब में अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे। राजस्थान देखिए, राजस्थान में 7 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई। बाड़मेर, जैसलमेर के अस्पतालों में तैयारी बढ़ाई गई है। डॉक्टर्स भी हाई अलर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश, एमपी में तापमान 46 डिग्री पार कर गया है। 41 जिलों में लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलने की सलाह दी है। लू की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल भी हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ। राज्य में हीट स्ट्रोक के 226 मामले दर्ज हुए। गर्मी से 6 संदिग्ध की मौत हुई। मौसम विभाग ने दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। ओडिशा देखिए, ओडिशा के ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब बना हुआ। भीषण गर्मी के चलते 16 की मौत की खबर है। हीट स्ट्रोक से 3 की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों के परिवार को आपदा राहत कोष में 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। सुनिए जरा, गर्मी से बेहाल आम लोग क्या कह रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, निकलना बहुत दुश्वार हुआ पड़ा है। गर्मी की वजह से तो ये हालत, गला सूखा हुआ है, पानी मतलब पूछो मत, बहुत ज्यादा गर्मी है। टेम्परेचर 46-47 डिग्री तक जा रहा है। इसमें आमजन बहुत परेशानी झेल रहा है। गर्मी बहुत तेज है महाराज, गर्मी के मारे बहुत परेशान है सर। जयपुर में पानी की बहुत किल्लत है गर्मी के मारे। राजस्थान में दूसरे नंबर पर है जैसलमेर, तो पश्चिमी राजस्थान में गर्मी तो वैसे पड़ती है खूब, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है गर्मी का जो टेम्परेचर है उसमें कहीं कहीं पर्यटकों की जो आवाजाही है वो एक तरह से बहुत कम है। इतनी खतरनाक गर्मी इसके पहले हम लोगों ने कभी महसूस नहीं की थी। हालत इतने खराब है कि सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले तो निकलने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। अभी पड़ रही है, अभी 2 दिन से पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, आज ज्यादा पड़ेगी। सर पे ढका हुआ है, कुछ तो आराम बचाव है सर। कुछ मई का महीना सर, इतनी गर्मी मैंने देखा। अब देखिए, एक तो गर्मी चिलचिलाती और अगर बिजली कटौती हो जाए तो फिर लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। यह तस्वीर देखिए, लखनऊ से आई है। बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तस्वीर। यहां मारपीट हो गई बिजली कर्मचारियों के साथ। हालत ये हो गई कि कपड़े तक फट गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं छत्तीसगढ़। अलग अलग शहरों में हाल है। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाइट कब से नहीं है? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, ट्विशा की मौत से जुड़ी हुई खबर। आज उनके पति ने कोर्ट में सरेंडर किया। सीबीआई का सरेंडर, ट्विशा के पति का सरेंडर हुआ। सीबीआई का डर था शायद। और ये देखिए पहली तस्वीर, जब समर्थ पहुंचे कोर्ट, ट्विशा के पति जब कोर्ट पहुंचे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नोटिस जारी है, ऐसे एसआईटी जहां भी है यहाँ पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है।
त्रिशा के लॉयर हैं, हम त्रिशा के लॉयर हैं। You cannot do this. क्या कहना है आपका? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, काला चश्मा, मुंह पर मास्क, ये ट्विशा का पति है समर्थ, जो अब तक फरार था और 30,000 का इनाम रखा था पुलिस ने। सरेंडर नहीं करने दे रहे समर्थ, प्लीज एक बार बोलिए। एक वकील है और 11 दिन फरार रहते हैं, आदमी की मौत के आरोप में फरार रहते हैं। समर्थ जवाब दीजिए, बताओ मैं कितना ले गया। उसके बाद देखिए समर्थ अपने लॉयर के चैम्बर में बैठे थे। ये चैम्बर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट पहुंचे थे तब सरेंडर करने के लिए। ट्विशा केस में पिछले 10 दिनों से जो आरोपी फरार था, अब वो भोपाल पुलिस की हिरासत में है। ट्विशा की मौत के बाद उसका पति समर्थ भागा भागा फिर रहा था, लेकिन आखिरकार 30,000 के इनामी आरोपी को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। जब उसे लगा कि पुलिस से बचना मुश्किल है, तो अचानक जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। समर्थ पर आरोप है कि उसने ट्विशा को प्रताड़ित किया, उसके परिवार ने मिलकर बहू को परेशान किया। अब समर्थ कानून के शिकंजे में है। ऐसे में पूछताछ के बाद सच की और परतें खुलकर सबके सामने आ जाएंगी। तो एक तरफ समर्थ गए थे कोर्ट सरेंडर करने, दूसरी तरफ माताजी भी आज कोर्ट पहुंची थी, ट्विशा की सास। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो निकली घर से उस वक्त की तस्वीर है, मीडिया ने घेर लिया उन्हें। बदतमीजी कर रहा है, किस तरह के और उसके बाद देखिए हुआ क्या। उसके बाद उनके वकील मीडिया पर भड़क गए, उनके अपने ड्राइवर ने उनके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी और वो भड़क गए मीडिया पर। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अच्छा अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। ये कौन सा तरीका है यार आपका? सर कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब, जो कहना है कैसे, हमारे कहने से क्या होगा? सर क्या आप जवाब देने जा रहे हैं? सर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्या? सर जवाब देने जा रहे हैं सर। इतने जॉर्ज साहब, इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं? सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब आइए आपको बताऊं कि एक तरफ ट्विशा के पति समर्थ कोर्ट में थे, दूसरी तरफ ट्विशा की सास कोर्ट में थी। आज कोर्ट में क्या हुआ देखिए जरा। सबसे पहले जिला कोर्ट में आरोपी समर्थ थे। ट्विशा केस में आरोपी पति समर्थ पुलिस हिरासत में है। अचानक समर्थ जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन जबलपुर कोर्ट ने सरेंडर मंजूर नहीं किया और बताया कि जहां सुनवाई हुई उसी भोपाल कोर्ट में सरेंडर करें। पहले समर्थ ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी थी, फिर वापस ले ली। और उसके बाद देखिए जरा, इसके साथ ही ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की भी मुश्किलें बढ़ी। वो एमपी हाईकोर्ट में पुलिस ने गिरिबाला के खिलाफ याचिका लगाई है, आरोपी गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की। पुलिस ने कहा सेशंस कोर्ट ने चैट ठीक से देखे बिना फैसला लिया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स में सबूत है कि ट्विशा को प्रताड़ित किया गया। इतने गंभीर रिकॉर्ड के बाद भी अग्रिम जमानत कानून की अनदेखी है। उसके बाद गिरिबाला ने जानबूझकर चुने हुए छोटे छोटे सीसीटीवी क्लिप लीक किए आरोप लगाया। पुलिस की दलील थी इससे जांच को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। इस बीच सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। उन्होंने कहा जांच के दौरान सास गिरिबाला को बुलाया, लेकिन वो आई नहीं। मामले की सुनवाई सोमवार को हो, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ की आशंका है। गिरिबाला लगातार मीडिया में बयान दे रही हैं, जिससे जांच पर असर होगा। गिरिबाला के वकील, इस बीच सास के वकील ने केस छोड़ दिया बीच में। वकील इनोस जॉर्ज कार्लो ने खुद को केस से अलग कर लिया है। जज ने कहा दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि जमानत जल्दबाजी में दी गई। हाईकोर्ट ने आरोपी को नोटिस देकर आगे की सुनवाई के लिए कहा है।
अब गिरिबाला सिंह 25 तारीख को कोर्ट में पेश होंगी। साथ ही ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच सीबीआई की टीम करेगी। सुनिए जरा वकील क्या कुछ कह रहे हैं। एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है, बिल्कुल गलत स्टेटस है। यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है। उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से। क्लियर है एविडेंसेस से जितना हमने देखे हैं। अगर आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके रिएक्शंस ऐसे नहीं होंगे। अगर आपके घर में कोई हादसा हो जाता है तो आप सबसे पहले बीइंग अ जज योरसेल्फ आप सबसे पहले पुलिस, एम्बुलेंस या उनके घर वालों को फ़ोन करेंगे। आपने ये तीनों ही नहीं करे, आपने सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को फ़ोन करे। एंड वी आर होपफुल कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए कंसिडरिंग इट्स रिकमेंडेशन बाय द सीएम ऑफ द स्टेट। पहली बार अब एक छोटी सी उम्मीद जगी है और जो शासन ने जो इस पे देर से लेकिन अब जो सही कदम उठाया है हम उनका आभार देते हैं और हमें उम्मीद है कि अब इस पे कार्रवाई जो है द्रुत गति से हो। इसमें हर घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लैप्सेस डिले और जितने भी अनजस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है अब उसको सही करने का टाइम आया है। एंड वी रिक्वेस्ट एंड वी रियली होप कि ये उस डायरेक्शन में जाए और सही तरीके से कंडक्ट की जाए। तो ट्विशा के पति इस वक्त पुलिस हिरासत में है। बहुत मुमकिन है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तो वो उनकी गिरफ्तारी करे और आगे की कार्रवाई करे। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी हो या करियर, कामयाबी का बड़ा मुकाम हासिल करना तो जोखिम लेने की हिम्मत उठाइए। अगर बड़ा मुकाम हासिल करना है बिना जोखिम उठाए कुछ भी बड़ा नहीं मिलने वाला। करीब 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने अहम फंडा दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा कदापि न भितव्यम यद्यपि स्यात् महद भयम। मतलब चाहे सामने कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, साहस से उसका सामना करना चाहिए। जो बुद्धि, बल और धैर्य से संकट का सामना करता है अंत में जीत उसी की होती है। आचार्य चाणक्य की जिंदगी खुद साहस और हिम्मत की मिसाल है। जब मगध के अहंकारी राजा धनानंद ने भरी सभा में उनका अपमान किया तो आचार्य चाणक्य ने बिना डरे धनानंद को चुनौती दी। उन्होंने भरी सभा में अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो धनानंद और उनके पूरे वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक दोबारा चोटी नहीं बांधेंगे। एक साधारण से ब्राह्मण ने ताकतवर राजा के सामने ऐसी हिम्मत दिखाई तो लोग हैरान रह गए। चाणक्य के पास तब कोई सेना या हथियार नहीं था, लेकिन बुद्धि, नीति और संकल्प था। उन्होंने चंद्रगुप्त शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर उसे बड़ा योद्धा बनाया और अपनी कूटनीति से धनानंद के साम्राज्य को इतना खोखला कर दिया कि चंद्रगुप्त के एक ही वार से धनानंद और उनका वंश खत्म हो गया। इस तरह आचार्य चाणक्य ने अपनी जिंदगी और श्लोक के जरिए अहम फंडा दिया। जब लक्ष्य सही हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखिए, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में ही क्यों ना हो। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक ब्रेक के लिए।